जा रहे हैं और जो विषय है वो 2020 केंद्रीय विद्यालय के लिए संगठन की नींव रखी गई। स्थापना दिवस आने वाला 15 और अच्छी की क्योंकि हमारी मुख्य अतिथि हूँ और हमारे अभिभावकगण और शिक्षक वृंद हो, तो उसी को मैं आयोजन किया है कि हमारा देश संपूर्ण संसार सिरमौर है। और वो सिरमौर किस लिए है? भारतीय संस्कृति उसको उसका कितना भी हम बखान हम उसमें चर्चा परिचर्चा कर लें, लेकिन फिर उसके महत्व पूरे महत्व नहीं। और उस जो सबसे विशेष गुण है वो है देश में अतिथि को साक्षात ईश्वर ही माना जाता है। एक चित्र लगाया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र चरण जल के बजाय जिस देश में भगवान स्वयं अतिथि का इस कार्य हो, भला उस देश में जन्म लेने पर हमें क्यों न गर्व हो। आप सभी को मैं अवगत कराना कि माननीय मोहन सिंह जी हैं, जो परमार्थ बात ये कि आप हमारे विद्यालय के हर तरह से परिचित हैं, क्योंकि विद्वंद समिति सदस्य भी हैं। आज हम अपने पूरे विद्यालय परिवार हमारे मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और सर हमारे साथ जुड़े व्यस्त समय से उन्होंने हमें समय दिया है, इसके लिए सर का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही इस समय हमारे बहुत से अभिभावक भी इस संगोष्ठी में मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर समस्त अभिभावक का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमारे विद्यालय के जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, जो भी कर्मचारी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का आज हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दो पंक्तियां लिखी हैं, ये आप सभी को समर्पित। सभी देवता अतिथि सभी देवता तुल्य अतिथि आतिथ्य करें स्वीकार हमारा अतिथि श्रेष्ठ श्रेणीय। एक बार पुनः इस समय जुड़े हुए सदस्य
हार्दिक अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ती हूँ। इस सभा में आज जो लोग शामिल, उनकी एक छोटी सी जानकारी आप सभी के बीच में साझा करती हूँ। जैसा कि मैंने अभी श्री मोहन सिंह जी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और विद्यालय की मुखिया श्रीमती सुधा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। विभिन्न इस संगोष्ठी में हमारे सभी गण हैं। एक बार पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कार्य की है कि आज हम किन किन विषयों पर इस संगोष्ठी में चर्चा करेंगे। तो ये है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय और गेट के जानकारी, विदेशों में स्थित केंद्रीय विद्यालयों की स्थिति, विद्यालय की प्रार्थना, विद्यालय का पाठ्यक्रम, केंद्रीय विद्यालय का क्या अध्ययन है उससे अवगत होंगे। और उसके बाद श्रीमती ममता भट्ट जी की कविता होगी। और यदि हमारे अभिभावकगण इस अवसर पर अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे तो उनका हार्दिक स्वागत है। और फिर आशीर्वचन हम हमारे आज के मुख्य अतिथि से प्राप्त करेंगे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। साथियों, सबसे पहले जो है हमारा पहला विचार बिंदु है केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना। कोई भी संस्था आगे बढ़ती है, कोई भी मकान तब बनता है जब की जाती है। और इस महत्वपूर्ण संगठन की नींव 15 दिसंबर 1963 में रखी गई थी, जिसका उद्देश्य था कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनका जगह जगह स्थानांतरण होता रहता है और उस वजह से कहीं उनके बच्चों की पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, वो जहां भी जाएं उनको प्रवेश मिल सके और उनके बच्चे उस पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस संगठन की स्थापना की गई। वर्तमान में जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं वो कि 1245 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें 13,88,899 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 48,300 कर्मचारी इस संस्था और केंद्रीय विद्यालय संगठन के 25 संभाग हैं जो विभिन्न शहरों में स्थित हैं। 5 प्रशिक्षण केंद्र हैं जिनको हम जीट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से एक संक्षिप्त सा, और यह हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का लोगो है। ये सभी चिर परिचित है, मैं कोई नई बात नहीं बता रही, लेकिन ये गौरव का दिन है कि जितना भी इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें और एक दूसरे के साथ बांटें तो भी शायद कम पड़ जाएगी। हल्का सा परिचय मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय का है। जैसे कि अन्य संस्थाओं के कार्यालय भी दिल्ली में स्थित हैं, हमारे देश की राजधानी है, और विद्यालय संगठन का भी मुख्यालय दिल्ली में स्थित, जो 18 संस्थागत शहीद जय सिंह मार्ग नई में है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो है एक
जो सबसे मुख्य है वो कड़ी हमारी दिल्ली मुख्यालय है, और उस कड़ी से जुड़ने वाली जो उसकी निचली कड़ी है वो है क्षेत्रीय कार्यालय या संभाग है। केंद्रीय विद्यालय के 25 संभाग हैं, जिनमें मैंने कुछ के नाम लिखे हैं क्योंकि सभी नाम लिखना नहीं हो पा रहा था। दिल्ली दिल्ली रीजन है, देहरादून रीजन है, हम सब इस आगरा रीजन है, भोपाल रीजन है, गांधीनगर, आंचलिक प्रशिक्षण है, केंद्रीय विद्यालय सब में समय समय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों को पूरा करवाते हैं। और यह पास में जो हमारा जीट है वो जीट चंडीगढ़ है, और इस समय जो है हम जो कुछ भी जानकारियां प्राप्त करते हैं वो जीट चंडीगढ़ से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन केवल भारत में ही नहीं, इसने विदेशों में भी अपना स्थान बनाया है। 3 केंद्रीय विद्यालय जो हैं ये हमारे विदेश में स्थित हैं, हमारे भारत के अलावा मॉस्को में, काठमांडू में और तेहरान में। जो भारत के बहुत से लोग विदेशों में कार्य करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए संगठन ने विदेशों में भी इन विद्यालयों को स्थापित है, और वहां जाकर भी किसी प्रकार की असुविधा लोगों को नहीं होती है। ये हम सबके लिए अत्यंत की बात है। विद्यालय की प्रार्थना से सभी अवगत होना, मैंने कुछ 2 लाइनें आप सभी को आने के लिए, और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे साथ है। ये प्रार्थना मैंने इसलिए दी है क्योंकि वैसे यदि आप देखेंगे तो विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रार्थना गाई जाती है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक ही पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक गूंजती हुई सुनाई, यही कि दया का, भक्ति का मार्ग। तो बच्चा कहीं भी चला जाए, किसी भी विद्यालय से स्थानांतरित होकर किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में जाए, वो विद्यालय अपना चिर परिचित लगता है, शैली एक जैसी है, पाठ्यक्रम सब एक जैसा है, उसको ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी दूसरी जगह पर आ गए हैं। साथियों, बस ये जानना चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैं पाठ्यक्रम पर थोड़ा सा डालें, सारी चीजें इसलिए यहाँ पर इकट्ठी की हैं कि हमारे विद्या ये सभी की जानकारी लिए पाठ्यक्रम को आज इस कार्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है, वो इसलिए कि जब इन विद्यार्थियों अपनी केंद्रीय कर्मियों के बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए की, तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि हमारे सुविधा नहीं रह पाए क्योंकि केंद्रीय कर्मियों के स्थानांतरण
असुविधा का सामना ना करें, इसके लिए पाठ्य कहा गया। केंद्र में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पालन का अनुसरण होता है और बच्चा कहीं से भी पढ़कर कहीं आए, दूसरे स्कूल में जाए, वो वहीं से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी विद्यालय में एक दो चैप्टर आगे या पीछे हो मिले, लेकिन उतना बच्चा सुविधा नहीं करेगा, वो कंफर्टेबल हो जाएगा थोड़े समय में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम भी एक जैसा रखा गया और वो भी एनसीईआरटी का ही पाठ्यक्रम चलता है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय का मिशन है, जो महत्वपूर्ण बात अब हम सबके बीच में आ रही है, वो ये है, इस विद्यालयों के जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों में 4 उद्देश्य शामिल किए गए और 4 कहने के लिए 4 हैं, लेकिन वो उद्देश्य के विषय हैं। आप देखिएगा, कर्मचारी, रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी सम हैं। ऐसे कर्मचारी की शिक्षा हेतु इन विद्यालयों के पहला और प्रमुख मिशन है। इस बात पर हो ही चुकी है कि वास्तव विद्यालय ऐसे चाहिए बच्चों को सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तत्पर है। यदि उनके बच्चों को शिक्षा का अभाव झेलना पड़े या उनको कुछ असुविधाएं और हो जाएं, उनके बच्चों की पढ़ाई रुक जाए, तो ये ठीक नहीं है। उनको वो सारी सुविधा मिले जो दूसरे बच्चों को मिलती हैं, और इसीलिए इस तरह के विद्यालयों की स्थापना का सोचा गया। और आज आप देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय अपने शिक्षा के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण ये सिरमौर है और हमेशा से गौरव प्राप्त करता रहा है, गौरव प्राप्त करता रहेगा। दूसरा मिशन है कि विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारण करना। विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में से मतलब बच्चे जहां प्राथमिक और माध्यमिक विभाग पर यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए। और किसी से भी शायद बात छिपी नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना से लेकर के आज तक उत्तरोत्तर उसमें सुधार ही आया है। जो उसका गौरव वो तब था, उस गौरव में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, पीछे नहीं गया है। और ये जो उस केंद्रीय विद्यालय संगठन का मिशन था, उस मिशन को सभी ने मिल करके आगे बढ़ाया है और इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। इसके गौरव में कभी कोई कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें गतिशीलता का एक विशेष गुण भी विद्यमान है। और मैं फिर यहाँ से भारतीय संस्कृति के पास आपको ले जाऊंगी कि दुनिया की बहुत सारी संस्कृतियां समाज में आई, दुनिया में आई, और कुछ समय रहने के पश्चात वो चली गई, समाप्त हो गई। उन सब का कारण यही था कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के गुण नहीं अपनाए थे
हमारी संस्कृति का जो विशेष गुण था वो ये था कि इस संस्कृति ने विदेशों से आई संस्कृतियों को खूब देखा, खूब परखा और उसके अच्छे अच्छे गुणों को अपने में समेट लिया। समेट ही नहीं लिया बल्कि उन्हें पचा करके अपना बना लिया और वो भारतीय संस्कृति का एक गुण बन गए। तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की भी श्रेष्ठता और गतिशीलता भी कुछ ऐसी ही है कि अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें ये दूसरों से ग्रहण करता रहता है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाता रहता है। तीसरा मिशन संगठन का यह है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई हर विद्यालय से जुड़ा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी जैसे निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों को सम्मिलित करना, जैसा कि वो करता आ रहा है। सबको पता है कि यहाँ पर सीबीएसई का पाठ्यक्रम चलता है, एनसीईआरटी की पुस्तकें चलती हैं और वो पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन इनसे भी अत्यधिक लाभ उठाता है, इनका सहयोग प्राप्त करता है और अपने आप को गौरवमयी सिद्ध करता चला जाता है। चौथा मिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये है और ये इस मिशन की भारतवर्ष को ही नहीं सारी दुनिया को जरूरत है। पहले हम भारत की बात करेंगे कि बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। हम चाहे कुछ पढ़ लें, कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लें, हम कितने भी महान हो जाएं, कितने भी बड़े पद प्राप्त कर लें, लेकिन यदि हमारे अंदर अपने देश के प्रति कोई प्रेम न हो, अपने राष्ट्र की एकता का हमें कोई ख्याल न हो, हम एक भारतीय हैं, उस भारतीय होने पर हमें गर्व न हो, तो हमारी सारी शिक्षा बेकार है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की भावना को, इन नैतिक गुणों को हमेशा ही सर्वोपरि स्थान देता रहा है। नैतिक गुणों का विकास करना, ये सब नैतिक गुणों में ही आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय एकता हो या भाईचारा हो, चाहे भारतीयता की भावना हो, परोपकार हो, ईमानदारी हो, कर्तव्य निष्ठा हो, आदि अनेक ऐसे गुण हैं जो भारतीय संस्कृति में समाहित हैं, नैतिकता में समाहित हैं और नैतिकता की परिभाषा जो है वो हमें केंद्रीय विद्यालय में ही देखने को मिलती है, क्योंकि जो प्रादेशिक स्तर के विद्यालय होते हैं उनमें अधिकांश बच्चे जो है वो प्रादेशिक ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में विद्यालय एक तो को एजुकेशन है, दूसरी बात कि यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार का पहनावा, विभिन्न प्रकार का खान पान, विभिन्न प्रकार की संस्कृति हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक क्लास में मिल जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो एक लघु भारत है। सच में ये एक लघु भारत है। हमें पूरे भारत भ्रमण की आवश्यकता ही नहीं। अगर हम किसी केंद्रीय विद्यालय में पहुंच जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमने पूरे भारत का भ्रमण कर लिया, क्योंकि हमें वहां विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषा, विभिन्न पहनावे के बच्चे मिलते हैं और इन्हीं सब के कारण बच्चों में एकता की भावना आती है और हम सब भारतीय हैं, भले ही हम चाहे कितनी भी दूर दूर बस जाएं, लेकिन एक भावना। हाँ जी बोलिए, कौन बोले? हेलो। हाँ जी हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ गुड आफ्टरनून बेटा।
बेटा मुझे लगता है तुम्हारे नंबर पे या तुम्हारी लोकेशन पे कुछ कनेक्टिविटी इशू है, इसलिए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ, है अच्छा, ना। जरा हमारे जो ऐसा साथी है, लोग हैं, प्लीज आपने बताइएगा, जो मेरी आवाज आ केमिस्ट्री रही का है? गूगल फॉर्म किया है, हेलो। सुनो, वही मैं बोल रहा हूँ, जो गूगल फॉर्म आपने भरा है दीपिका मैम। इसमें आपने टर्न इन नहीं कर रखा है, तो आपके नंबर फाइनलाइज नहीं होंगे। नंबर तो यस हेलो। तेरे तेरे पूरे आ रखे हैं, तेरे को मालूम नहीं है। अरे हाँ, ये बताओ, मेरी आवाज आ रही है हाँ, क्या? तो उसको टर्न इन जी करो मैम जरा। आ यस रही है। मैम। अच्छा यस मैम अच्छा। जी मैम आ आ है ना, रही रही है, जैसे आवाज। टर्न इन करोगे हाँ नंबर फाइनलाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो। हाँ, सर प्रति की तरह ये कर दो। हाँ जी, देखिए, ये प्रत्यक्ष रूप से सभा नहीं होने के कारण बहुत सारे व्यवधान आते हैं बीच बीच में, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चौथा मिशन हमारा चल रहा था, और मैं समझती हूँ कि मैंने तो बहुत संक्षेप में आप सबसे बातचीत की है, लेकिन वास्तव में केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम करते हुए हम सब जिस तरह से गौरवान्वित हैं, पूरा भारतवर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन पर गर्व करता है। उस संगठन से जुड़े हुए, चाहे वो हजारों बच्चे हों, चाहे वो हजारों शिक्षक हों, अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए कोई भी महानुभाव हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन का गौरव एक अलग ही है। उसमें जो काम करके शांति मिलती है, जो काम करके नाम मिलता है, वो शायद कहीं दूसरे स्थान पर ना मिले। मैं बोलने के लिए कितना भी बोला जा सकता है, लेकिन समय को देखते हुए, क्योंकि हमारे और भी आगे कार्यक्रम हैं, मैं बहुत कम शब्दों में आप सभी के साथ मुखातिब हो पाई हूँ। और इसके बाद मैं ममता मैम से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे एक रचना प्रस्तुत करें। मैं अपने साथियों को बता दूं कि श्रीमती ममता भट्ट, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका हिंदी ने इस अवसर के लिए एक रचना की है, एक कविता लिखी है, और मैं चाहती हूँ कि इस अवसर पर उस कविता का वाचन हो और इस अवसर को और भी सुंदर बनाया जा सके, महत्वपूर्ण बनाया जा सके। तो ममता मैम को मैं आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वे अपनी कविता सुनाए। धन्यवाद मैम। सभा में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस को मना रहे हैं। केव का बहुत विशाल प्रांगण है, इसकी बहुत विस्तृत सीमाएं हैं, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई हैं, और विद्यालय परिवार के सदस्य होने के नाते हम इस पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। केवी के स्थापना दिवस पर मैं अपने हृदय के भावों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ। कृपया सुनिएगा। केवी विशाल वृक्ष है, केवी विशाल वृक्ष है, वर्षों से दृढ़ प्रतिज्ञ है, शाखाएं इसकी हैं सजग, दिशाएं इसकी दीप्त हैं। केवी विशाल वृक्ष है। शिक्षा का मंदिर है सदा से, शिक्षा का मंदिर है सदा से, गरिमा से है भरा हुआ, इतिहास इसका जगमगाता पूर्णता से युक्त है। केवी विशाल वृक्ष है। ज्ञान धारा से यह संचित, ज्ञान धारा से यह संचित, इंसानियत का तीर्थ है, संसार में ज्योति जलाता स्वर्णिम प्रभात मंत्र है। केवी विशाल वृक्ष है, वर्षों से दृढ़ प्रतिज्ञ है। विज्ञान और समाज का दर्पण, विज्ञान और समाज का दर्पण नैतिकता से युक्त है, कल कल निश्चल बहता हुआ सरिता सा यह उन्मुक्त है। केवी विशाल वृक्ष है। समाज के उन्नत ललाट का, समाज के उन्नत ललाट का यह विजय स्तंभ है, यह हमारा केंद्रीय विद्यालय पूर्ण है, परिपूर्ण है, पूर्ण
परिपूर्ण है। धन्यवाद। अब मैं मंच पुनः रजनी मैम को सौंपती हूँ। चलो, धन्यवाद मैम। आपकी कविता, आपके विचार, आपकी मौलिक रचना अत्यंत प्रभावशाली देखी हम लोगों ने, और इस प्रस्तुति करके इसको और भी महत्वपूर्ण बना दिया। हम मीटिंग तुमने भी ज्वाइन आपको की? अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और मैं मेरे साथियों से एक अनुरोध कर रही हूँ कि कृपया अपनी उपस्थिति मैसेज में जरूर लिख दें। कृपया अपनी उपस्थिति के मैसेज जरूर लिख दें, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है आज के लिए। इसके साथ ही मैं हमारे अभिभावक महोदयों को आमंत्रित करती हूँ। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रही, लेकिन हमारे जो भी अभिभावक इस समय हमारे साथ हैं, वो कृपया उनमें से कोई भी व्यक्ति केंद्रीय विद्यालय पर या आज के इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप अगर आज हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमसे तो जुड़े, केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो आप उस संस्कृति से पूरी तरह से परिचित हैं, और आपने इन विद्यालयों को शुरू से लेकर अब तक किस तरह से, किस नजरिए से देखा, प्लीज हम लोगों के साथ में शेयर करिए। उसके बाद फिर मैं अतिथि महोदय जी को आमंत्रित करूंगी। उससे पहले मैं अभिभावकों को आमंत्रित करती हूँ। कोई नहीं बोलेगा भाई? हेलो, कोई भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, और विद्यालय उनका हार्दिक स्वागत करता है। प्लीज आइए। कोई अभिभावक आइए आगे, एक तो आइए। आपके बच्चे पढ़ते हैं केंद्रीय विद्यालय में, आप अपने विचार जरूर रखिए। आपके विचार आगे आइए कोई तो। कोई नहीं है तो फिर ठीक है मैम, प्रिंसिपल मैम को आमंत्रित करती हूँ। हाँ मैम, प्रिंसिपल मैम को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में मैं बात करूंगी। मैं बहुत ही जरूरी काम में इस टाइम लगी हूँ, और मैं क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही खास दिन है। केंद्रीय विद्यालय हमारे को बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है, इसके लिए तो मैं जरूर इसमें 2 मिनट के लिए अपने शब्द जरूर रखूंगी। परम आदरणीय मोहन सिंह जी, हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के गणमान्य सदस्य, अभिभावक गण, हमारे साथी गण, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस मीटिंग में। और मैं आशा कर रही थी कि कोई अभिभावक भी बोलते तो बहुत ही अच्छा होता, और कम से कम आप थोड़ा सा बताते कि आप को कैसा लगता है, आपके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते, आपकी क्या सोच है। और इस खास अवसर पर मैं सभी जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं केंद्रीय विद्यालय से, उन सभी को इस दिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वाकई केंद्रीय विद्यालय से जुड़े होना एक बहुत ही गौरव की बात है। और जैसा कि मैडम ने शुरू में बोला था कि हमें लगता है कि ये पूरा एक हिंदुस्तान हमने देख लिया है अगर हमने केंद्रीय विद्यालय को देख लिया है। और यहाँ के सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ और बहुत सारी गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, और बच्चों के ऊपर है कि वो कितना आगे बढ़े। केंद्रीय विद्यालय उनको सुविधा उपलब्ध कराता है,
उनको अगर केंद्रीय विद्यालय की ओर से कहीं बाहर भी जाना है तो और पब्लिक स्कूलों की तरह नहीं कि आप इतना जमा कर दीजिए आपके बच्चे जाने का, वो सारा केंद्रीय विद्यालय ही उठाता है। और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे बहुत ही संस्कारी होते हैं और हर तरीके से वो जीवन में अपने आप को जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो एक बार पुनः मैं केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी अभिभावकों को, अपने विद्यालय प्रबंधन समिति के जो सदस्य यहाँ हैं भी नहीं उनको भी, मोहन जी को और सभी को बहुत बहुत कि रजनी मैडम को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम मोहन जी की बहुत ही अच्छी बातें सुन सकें। रजनी मैम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और मैम आपको भी बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद कि हमारे साथियों को शायद पता ना हो कि मैडम आज कार्यालय कार्य से बाहर हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने इस संगोष्ठी में हमें समय देकर के जो इसको सफल बनाया है, आपका आशीर्वाद जो हम सबको प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रदर्शित करती हूँ। और कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब अवसर है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा है, क्योंकि हमें लगता तो है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि चाहे जितना भी इंसान सीख ले, फिर भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए रह ही जाती हैं। और जो कुछ हम सीखते हैं वो हम अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने बड़ों के अनुभवों से सीखते हैं। और आपको ये जान करके अत्यंत प्रसन्नता होगी कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने देश में विदेश में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया है और विभिन्न प्रकार के अनुभव आपने अपने जीवन में लिए हैं। मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से सरासर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वो अच्छी बातें, वो मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्रदान करें जिसकी हम सबको अपेक्षा है। आप सादर आमंत्रित थे सर। थैंक यू मैम। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। बिल्कुल आ रही है मोहन जी, बोलिए आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इस मीट में उपस्थित सभी अतिथियों का, अभिभावकों का और टीचरों का अभिनंदन करता हूं। और विद्यालय समिति का सदस्य होने के नाते मैं अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि जब कभी भी ऐसा अवसर आए तो अपने विचार जरूर रखें, क्योंकि विद्यालय की कीमत का महत्व तो उन्हें होता है जिनके बच्चों का एडमिशन नहीं होता। इसलिए जब भी ऐसा अवसर आए तो अपना मार्गदर्शन जरूर दें, अपने विचार जरूर रखें। अगली बात ये कि 15 दिसंबर 1963 से स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक अगर केंद्रीय विद्यालय की यात्रा को देखें तो मैं तो इसे दांडी मार्च कहूंगा गांधी जी का। उसका उद्देश्य भी लोगों को जगाने के लिए हुआ था। दूसरी चीज, अगर मैं आध्यात्मिक क्षेत्र से देखूं तो मैं इसे भगवान राम की कहूंगा, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि यात्रा में कुछ हासिल करना, कुछ उपलब्ध प्राप्त करना। और ये वो जन कल्याणवादी केंद्रीय विद्यालय का अगर इस नाते से हम देखें, क्योंकि गरीब के बच्चे, विभिन्न धर्म जाति से जुड़े बच्चे, ये सारे बच्चों को शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा निःशुल्क या कम पैसे में उपलब्ध कराई जाती है। तो ये इसका जन कल्याणवादी स्वरूप हुआ केंद्रीय विद्यालय का। और यही कारण है आज केंद्रीय विद्यालय गरिमा का विषय बन चुका है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के शिक्षा जगत में समाज का केंद्रीय विद्यालय एक ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं है। ये अपने आप में परिपूर्ण है। अगर इस गौरव को प्राप्त किया है, इस पहचान को प्राप्त किया है, इस वैभव को प्राप्त किया है, तो इसमें संगठन से जुड़े अधिकारियों का,
प्रधानाचार्यों का, प्रिंसिपलों का, टीचरों का, समस्त स्टाफ का, विद्यार्थियों का, अभिभावकों का, सभी का पूरा योगदान है कि महती भूमिका है, जिसकी वजह से आज ये गौरव का विषय बन चुका है। पूरे देश में इसकी अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ के शिक्षकों ने जो दायित्व निभाया है वो उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय इसलिए है कि केवल पुरानी लकीरों पर नहीं चला है, धार्मिक मान्यताओं को समझा है, राजनीतिक मान्यताओं को समझा है, उनकी विचारधारा समझा है, आध्यात्मिक मान्यताओं को समझा है, सामाजिक मान्यताओं को समझा है, रीति रिवाजों को समझा है। जैसे कि मैडम ने कहा था कि संस्कार और संस्कृत की बात की थी, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि उन सारी चीजों को रूढ़िवादिता के ढंग से नहीं, बल्कि उनको समझ परख कर, उनका निचोड़ निकाल कर, उन सूचनाओं को छात्रों तक संशोधित करके पहुंचाया है, ताकि छात्र आने वाली चुनौतियों को, वर्तमान जरूरतों का सामना कर सके, अपनी काबिलियत को विकसित कर सके। ये इनकी खासियत रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने देखा कि विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं, जहां जहां पर मैंने देखा, वहां के शिक्षकों ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पीछे कभी नहीं दौड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजनीतिक इच्छा शक्ति को खत्म कर दिए हैं। दरअसल उन्होंने समझा कि शिक्षक भले राज्य न चलाए, किंतु उसका दायित्व ये भी है कि राज्य कैसे चल रहा है ये देखना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने इस भावना से काम किया है कि बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर एक ऐसी भावना विकसित हो, समाज में एक ऐसा माहौल विकसित हो जिसमें मनुष्य मनुष्य बन के रह सके और व्यक्ति व्यक्ति बन के रह सके। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का भाव, जैसे कि आप मैडम ने परिभाषित किया है, ये पूरे देश में अगर कोई संस्था स्थापित किया है तो वो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ही स्थापित किया है, चाहे उत्तर से दक्षिण हो या पूरब से पश्चिम हो। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक सेतु की तरह काम किया है। केंद्रीय विद्यालय एक पुल की तरह काम कर रहे हैं, ब्रिज की तरह पूरे देश के लिए। पुल के कहने के बजाय, सेतु कहने के बजाय मैं और अगर गहराई में जाऊं तो मैं तो ये कहूंगा कि केंद्रीय विद्यालय देश के लिए राम सेतु। पुल, सेतु और राम सेतु में अंतर है। सेतु में व्यक्ति इस पार से उस पार जाता है, उस पार से इस पार सहजता के साथ आ सकता है, किंतु राम सेतु में व्यक्ति इस पार से उस पार जाता है और जब वापस आता है तो कुछ हासिल करके आता है, कुछ उपलब्धि के साथ वापस आता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भगवान राम स्वयं है, जो जब बन गए थे तो राम बनकर गए थे और जब लौटे थे तो पुरुषोत्तम राम बन गए थे। जिस वक्त वो अयोध्या से गए थे वो राजपद से वंचित होकर गए थे और जब वापस आए थे तो वे लोक के राजा बन रहे थे। राम राज बैठे रही लोका, हर्षित भयो गया लोका। यही भावना केंद्रीय विद्यालय की रही है और इसी भावना के साथ पूरे देश में, पूरे समाज के साथ सबको जोड़ने का भी कार्य किया है और जागरूक करने का, शिक्षित करने का भी कार्य किया है और इस पवित्रता के साथ आगे भी करता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं स्वीकार करता हूँ और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस क्षेत्र में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं, सम्मान से समर्पित हैं। और सभी को मैं इस मीट में उपस्थित लोगों को, सभी अतिथियों को, प्रधानाचार्य मैम को, हमारे शिक्षकों को, छात्रों को, स्टाफ को, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद सर। आपने तो गागर में सागर भर दिया है। बहुत ही सारगर्भित आपका वक्तव्य हम सबको सुनने को मिला और जो आपने उदाहरण दिए वो सच में अत्यंत उच्च कोटि के रहे। आपने परिभाषित किया सेतु और राम सेतु में कि सेतु केवल
पार कराने का एक माध्यम है और राम सेतु उससे कहीं श्रेष्ठ है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो शुरुआत हुई थी और आज ये जो लौट के तो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन उस सेतु के माध्यम से दिनों दिन कुछ न कुछ और अच्छा और श्रेष्ठ जरूर सब तो उसको प्राप्त करते जा रहे हैं। संगठन हमारा दिन प्रतिदिन ऊंचा उठता जा रहा है। हम अपने आप पर गर्व करें तो अच्छी बात नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जब केंद्रीय विद्यालय संगठन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग यदि केंद्रीय विद्यालय की और केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की प्रशंसा करते हैं और ये मानते हैं, अगर समाज ये मानता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने में एक अद्भुत संगठन है और इसमें जो है वो और कहीं नहीं है, तो वास्तव में हम लोगों को बहुत ही गर्व का अनुभव होता है। सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी विनम्रता से। कल बहुत ही थोड़ी सी बात हुई थी सर से और सर सहर्ष तैयार हो गए कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल आपके साथ संगोष्ठी में उपस्थित रहूंगा। तो ये आपकी सर महानता है और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हुए और आपके पास जो ज्ञान का अथाह भंडार है, उस भंडार से कुछ मोती जो है वो हम लोगों को मिले। इसके लिए हम अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और साथ में आशा भी करते हैं कि जब भी हमारे विद्यालय को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, हम आपको याद करेंगे और आप सहज हमारे विद्यालय को, हमारे सभी स्टाफ को अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, ऐसी हमें पूर्ण आशा है। और सर, आपका ये विद्यालय है, आप हमेशा यहाँ पर आमंत्रित हैं। जब भी कभी आपका मन करे तो आप हमारे विद्यालय में कभी कार्यालय काम से आते हैं तो कभी आप वैसे भी आ सकते हैं और हम सब आपके दर्शन पा करके, आपके अनुभव प्राप्त करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। आज की सभा में हमारे जितने भी साथी हमारे साथ इतने धैर्य के साथ जुड़े रहे, हमारे जितने भी अभिभावक इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैं अपनी प्राचार्य मैडम का कि आपने भी अति व्यस्त समय से समय निकाल करके और हम लोगों को अपने मार्गदर्शन से अभिभूत किया। उसके लिए मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मोहन सिंह, सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अंत में बस यही कि आज थोड़ा सा कष्ट आप लोगों को उठाना पड़ा है, वो कुछ तकनीकी माध्यमों के कारण कुछ ऐसा हुआ, और नहीं तो फिर हम बहुत सारी बातों से वंचित हो जाते। तो जो आपने कष्ट उठाया उसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से एक बार पुनः सर आपको मेरा सशक्त प्रणाम और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।